हेलो नमस्कार दोस्तों। और मैं दीक्षा आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, प्रबंध के सिद्धांत ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसकी 2 क्लासेस जो हैं यूट्यूब पर मैंने आपको पढ़ा दी हैं। और आज हमारी क्लास जो होने वाली है वो होने वाली है वैज्ञानिक प्रबंध के ऊपर। आज हम वैज्ञानिक प्रबंध को अच्छी तरीके से जानेंगे और इस वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत आज हम देखेंगे। बने रहिए आप हमारे साथ इस क्लास में। बढ़ते हैं हम हमारी क्लास की तरफ। देखिए, F.W. टेलर को वैज्ञानिक प्रबंध का पिता कहा जाता है। यानी कि F.W. टेलर जो है वैज्ञानिक प्रबंध के कौन है? जनक हैं। कौन? जनक। F.W. टेलर, इनका जन्म कब? 1856 में हुआ था। इनकी मृत्यु हो गई थी 1915 में, अमेरिकन। और मिडेवल स्टील वर्क्स में कम समय में ही एक मशीन मैन के मुख्य अभिनेता के पद तक पहुंचे। उन्होंने ये जाना कि कर्मचारी अपनी दक्षता से कम कार्य कर रहे हैं तथा दोनों पक्षों, प्रबंधकों एवं श्रमिकों की एक दूसरे के प्रति नकारात्मक सोच है। F.W. टेलर जो थे वो इंजीनियर थे, एक इंजीनियर थे। और उन्होंने यहाँ पर वो काम करते थे, वहाँ पर उन्होंने क्या देखा कि जो प्रबंधक हैं और जो श्रमिक हैं उनमें एक दूसरे के प्रति क्या है? नकारात्मक सोच है। तो वहीं से उन्होंने उनमें दिमाग आया, मतलब उन्होंने सोचा कि ऐसे कंपनी चल नहीं सकती, ऐसे कोई कारोबार नहीं चल सकता। अगर दोनों में मतभेद होगा तो कार्य कैसे होगा? तो उन्होंने वहीं से अपने प्रबंधन जो है, जो मैनेजमेंट के, उन्होंने विचार लगाया और उन्होंने अपनी एक बुक लिखी। बुक का नाम है प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। ये उनकी प्रसिद्ध बुक है। इन्होंने उसमें बताया, उन्होंने उसमें अपने विचार रखे कि किस प्रकार जो है वैज्ञानिक प्रबंध को लागू किया जाना चाहिए और उसी प्रकार से कार्य करना चाहिए सबको। हम वैज्ञानिक प्रबंध का अर्थ जानते हैं। वैज्ञानिक प्रबंध ठीक से यह जानने की कला है कि आप व्यक्तियों, आप कर्मचारियों से क्या करवाना चाहते हैं तथा कार्य को सर्वोत्तम एवं न्यूनतम लागत पर करते हैं। प्रबंध क्या है? प्रबंध हम देखते थे कि दूसरे व्यक्तियों से काम कराने की कला है, पर वैज्ञानिक प्रबंध में क्या कहा गया है? वैज्ञानिक प्रबंध में कहा गया है कि काम तो अपन दूसरों से करवा रहे हैं, पर उसे ज़्यादा लागत पे नहीं, न्यूनतम लागत पर और सर्वोत्तम ढंग से। क्या? न्यूनतम लागत और सर्वोत्तम तरीके से उस कार्य को पूर्ण किया जाना चाहिए। वैज्ञानिक प्रबंध का शाब्दिक अर्थ प्रबंध को वैज्ञानिक ढंग से करना है। मैनेजमेंट अभी तक हम कर रहे थे वो साधारण तरीके से कर रहे थे। अब इन्होंने क्या कहा है कि साइंटिफिक तरीके से हमको मैनेजमेंट करना चाहिए। किस तरीके से? साइंटिफिक तरीके से। अर्थात प्रबंध की रूढ़िवादी विचारधाराओं को छोड़कर आधुनिक वैज्ञानिक विचारधाराओं का पालन करना चाहिए। यानी जो रूढ़िवादी विचारधाराएं हैं उनको हमें नहीं देखना चाहिए। हमें क्या? हमें साइंटिफिक तरीके से उस कार्य को जो है हमें करना चाहिए। जो रूढ़िवादी, पहले हम सोच लेते थे कि शुक्रवार को कोई काम खराब हो गया तो हम उस दिन काम स्टार्ट ही नहीं करते थे। तो क्या हो गया? वो रूढ़िवादी विचारधारा हो गई। कोई पुरानी टेक्निक से काम जो नहीं होते थे। पहले क्या होता था? गड्ढे खोदने के लिए मशीनें नहीं चलती थी। जो मजदूर होते थे, श्रमिक होते थे, वो क्या फावड़े से क्या गड्ढा खोदते थे। अब उसी कार्य को किसमें? जेसीबी ने ले लिया वो कार्य। तो वो क्या है? जेसीबी गड्ढा खोदती है तो क्या श्रमिकों की काम बचता है, वो जो काम श्रम बचेगा उनका वो अगले कार्य में लगा देंगे। तो इस तरीके से क्या होगा? साइंटिफिक जो मैनेजमेंट है, वैज्ञानिक प्रबंध है, वो क्या होगा? एक अच्छी तरीके से वर्क करेगा।
FW टेलर के शब्दों में परिभाषा है जो उन्होंने दी थी। FW टेलर ने इन्होंने क्या कहा है, वैज्ञानिक प्रबंध यह जानने की कला है कि आप लोगों से यथार्थ में क्या कराना चाहते हैं तथा ये देखना कि वे उसको सुंदर से सुंदर तथा सस्ते से सस्ते ढंग से करें। क्या कहा है इन्होंने, वैज्ञानिक प्रबंध ये जानने की कला है कि आप लोगों से क्या करवाना चाहते हैं और वो उस कार्य को सस्ते से सस्ते लागत में करें, यानी कि न्यूनतम लागत में करें और बहुत ही अच्छी तरीके से सुंदर ढंग से उस कार्य को वो करें। अगले हैं आल्वी शेल्डन के शब्दों में। आल्वी शेल्डन ने क्या कहा है, उनकी परिभाषा देखते हैं। वैज्ञानिक प्रबंध किसी उद्योग में उसके प्रबंधकों द्वारा निर्धारित योजनाओं को इस प्रकार चलाना है जिससे उसके उद्देश्यों की पूर्ति सुविधा के साथ की जा सके। कोई उद्योग में कोई कार्य चल रहा है तो उसे श्रम के साथ न करके साइंटिफिक तरीके से उस कार्य को किया जाए तो क्या होगा, उस कार्य को करने में सुविधा होगी। इन्होंने यही कहा है। अब हम देखते हैं वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत। वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत, फर्स्ट है हमारा विज्ञान ना कि अंगूठा टेक शासन। फर्स्ट क्या है हमारा, विज्ञान ना कि अंगूठा टेक शासन, यानी कि वैज्ञानिक तरीकों को अपनाना और अंगूठा टेक जो भी रीतियां हैं, जो रूढ़िवादी परंपराएं चलती आ रही हैं, उनका त्याग करना। टेलर के मतानुसार विज्ञान एक पद्धति है ना कि अंगूठा टेक नियम, अर्थात संगठन में किए जाने वाले प्रत्येक कार्य वैज्ञानिक जांच पर आधारित होना चाहिए, ना कि अंतर्दृष्टि व निजी विचार पर। कोई भी काम हम करते हैं, देखिए साइंटिफिक, हर चीज़ के पीछे क्या होता है, एक साइंटिफिक रीज़न। लेकिन धर्म के मामले में लोग क्या है, उसको अंधविश्वास के रूप में मान लेते हैं। तो इसमें ये नहीं करना है। इसमें क्या करना है, रूढ़िवादी परंपराओं को नहीं अपनाना है। इसमें क्या, जो भी कार्य हो रहा है उसके पीछे एक रीजन, उसके पीछे एक कारण होना चाहिए। इन्होंने यही कहा है, विज्ञान ना कि अंगूठा टेक शासन। हर चीज़, हर क्रिया जो है वो किस पे निर्भर होनी चाहिए, वो साइंटिफिक रीज़न। उसका एक, हर चीज़ का, हर क्रिया का क्या होना चाहिए, साइंटिफिक एक रीज़न होना चाहिए। अगला है सहयोग ना कि टकराव। क्या है अगला, सहयोग ना कि टकराव। इस सिद्धांत के अनुसार प्रबंध एवं श्रमिकों में विश्वास एवं समझदारी होना चाहिए। उन्हें एक दूसरे के प्रति सकारात्मक सोच विकसित करनी चाहिए जिससे वे एक टीम के रूप में कार्य कर सकें। जो प्रबंध है और जो श्रमिक हैं उनमें सहयोग की भावना होनी चाहिए, उनमें मतभेद उत्पन्न नहीं होना चाहिए। अगर वो एक टीम के रूप में कार्य करेंगे तभी तो उनके लक्ष्य प्राप्त होंगे। जो भी लक्ष्य बनाए गए हैं तभी पूरे होंगे जब वो एक टीम के रूप में अच्छे से कार्य करेंगे। यानी कि श्रमिक और प्रबंधकों के बीच में संबंध होना चाहिए, उनमें जो सोच होनी चाहिए वो किस तरह की सकारात्मक सोच होनी चाहिए। अगली है मानसिक क्रांति। अगला सिद्धांत है मानसिक क्रांति। इसके द्वारा श्रमिकों व प्रबंधकों को एक दूसरे के प्रति सोच को बदलने पर जोर दिया गया है जिससे संगठन परस्पर विश्वास की भावना उत्पन्न हो सके तथा उत्पादन को बढ़ाया जा सके। दोनों पक्षों को लाभ के बंटवारे की अपेक्षा लाभ में वृद्धि की बात सोचनी चाहिए। यहाँ भी क्या है, मानसिक क्रांति, यानी कि जो नकारात्मक सोच है उसको हटाकर क्या है, सकारात्मक सोचना चाहिए कि जो श्रमिक और प्रबंध है उन दोनों की सोच किस तरह की सकारात्मक सोच होनी चाहिए जिससे संगठन परस्पर विश्वास की भावना उत्पन्न हो सके और उत्पादन को बढ़ाया जा सके। अगर दोनों एक दूसरे के प्रति सकारात्मक सोच रखते हैं तो क्या उत्पादन ज़्यादा होगा, क्यों, वो दोनों के संबंध अच्छे होंगे।
दोनों पक्षों को, यानी कि उन दोनों को पक्षों को, श्रमिक को और जो प्रबंधक हैं उनको लाभ की नहीं सोचना चाहिए। उनको खुद के मतलब बंटवारा जो होगा बंटवारे की नहीं सोचना चाहिए। उनको किसका सोचना चाहिए? लाभ का, कंपनी का लाभ होना चाहिए। ये नहीं कि इतना लाभ हुआ है हमें इसका इतना हिस्सा करना, इसकी तरफ जोर नहीं देना चाहिए। किस तरफ देना चाहिए? कंपनी, संस्था को लाभ होना चाहिए। अगला है सहयोग ना कि व्यक्तिवाद। क्या है? सहयोग ना कि व्यक्तिवाद। यह सिद्धांत मधुरता ना कि विवाद का संशोधित रूप है। इसके अनुसार संगठन में श्रमिकों एवं प्रबंधकों के बीच सहयोग होना चाहिए, जिससे कार्य को सरलता से किया जा सकता है। देखिए, अगर इसमें भी यही है, जो प्रबंधक है और जो श्रमिक है इन दोनों के बीच कैसा मधुर संबंध होना चाहिए, जिससे क्या होगा, कोई भी कार्य करेंगे तो वो सरलता से जो है प्राप्त हो जाएगा। तो सहयोग करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अकेले खुद का सोच रहे हैं। अगर एक समूह के रूप में, अगर एक संगठन के रूप में आप कार्य कर रहे हैं तो आप संगठन की सोचिए, आप खुद का भला मत सोचिए। अगला है अधिकतम कार्य क्षमता एवं श्रमिकों का विकास, यानी अधिकतम कार्य क्षमता और एवं श्रमिकों का विकास। वैज्ञानिक प्रबंधन में प्रत्येक श्रमिक को उसकी अधिकतम कार्य कुशलता एवं समृद्धि तक पहुंचाने हेतु प्रयास किया जाता है। कोई कंपनी में ऐसे लोगों को लेना चाहिए जो पहले से ही एक परफेक्ट हो, मतलब उनमें कुछ योग्यताएं हों। अगर उनमें कुछ योग्यताएं होगी तो कंपनी उनको क्या निरीक्षण देगी, उनको कार्य सिखाएगी, तो उनसे क्या होगा, श्रमिकों की कार्यकुशलता में वृद्धि होगी और श्रमिकों का जो है विकास होगा, वो खुश होंगे। अब हम वैज्ञानिक प्रबंधन के लक्षण या विशेषताएं देखेंगे। क्या क्या है वैज्ञानिक प्रबंधन की विशेषताएं? फर्स्ट है कार्य के प्रति रुचि उत्पन्न करना। क्या है? कार्य के प्रति रुचि उत्पन्न करना। अगर नॉर्मल तरीके से जहाँ काम हो रहा होगा तो जो श्रमिक है वो कर लेगा काम, पर अगर वहीं साइंटिफिक तरीके से अगर काम करेंगे तो उसमें क्या होगा, रुचि आएगी। कोई भी काम जैसे नई मशीन द्वारा अगर कार्य किया जाए तो क्या होता है, कार्य के प्रति रुचि बढ़ती जाती है। अगला है हमारा समय के अनुसार प्रयोग। क्या है अगला? समय के अनुसार प्रयोग। इसके अंतर्गत सामयिक प्रयोग किए जाते हैं। ये प्रयोग समय, गति, थकावट अध्ययन से प्रचलित है। देखिए, ये समय के अनुसार, यानी कि सारे काम जो है समय के अनुसार होना चाहिए। कोई मशीन है तो वो कहाँ यूज़ होनी चाहिए। थकावट अध्ययन ये हम आगे पढ़ेंगे। थकान अध्ययन, गति अध्ययन, समय अध्ययन, ठीक है। वैज्ञानिक विश्लेषण अगली विशेषता है इसकी। क्या है? वैज्ञानिक विश्लेषण। वैज्ञानिक प्रबंध के अंतर्गत वैज्ञानिक विधियों तथा तकनीकों का विश्लेषण भी किया जाता है। क्या? वैज्ञानिक प्रबंध के अंतर्गत वैज्ञानिक विधियों तथा तकनीकों का विश्लेषण किया जाता है, या नई नई टेक्निक इसमें लाते जाते हैं, नई नई विधियां अपनाई जाती हैं और इन विधियों का और जो भी हमने तकनीक अपनाई है इनके रीजंस, इनके कारण वगैरह हम इसमें इनका विश्लेषण भी इसमें किया जाता है। अगला है हमारा कार्य क्षमता में वृद्धि। क्या है अगला? कार्य क्षमता में वृद्धि। इसके प्रयोग से श्रमिकों की कार्य क्षमता में वृद्धि की जा सकती है। देखिए, अगर कोई मजदूर काम कर रहा है तो अगर
नॉर्मल प्रबंध होगा, मतलब साधारण प्रबंध जो होगा, तो क्या वो मेहनत करता रहेगा। पर साइंटिफिक मैनेजमेंट में, वैज्ञानिक प्रबंध में क्या है कि जो फालतू जगह उसकी मेहनत लगती है, उसका श्रम लगता है, वो क्या करेगा, उसकी जगह दूसरी चीज़ों में वो सीखेगा, दूसरी चीज़ों में वो योग्यता हासिल करेगा। तो क्या उनकी कार्य क्षमता में वृद्धि होगी, कार्य भी बहुत जल्दी होगा, उन लोगों का कार्य आसान हो जाता है। किससे? साइंटिफिक मैनेजमेंट के द्वारा। अगला है हमारा उत्पादन में वृद्धि। क्या? उत्पादन में वृद्धि। वैज्ञानिक प्रबंध के अंतर्गत यह प्रयास किया जाता है कि न्यूनतम लागत पर अधिक से अधिक उत्पादन निर्धारित मानक के अनुसार हो। इसमें क्या देखा जाता है, इसके लक्षण क्या है वैज्ञानिक प्रबंध के, कि इसमें उत्पादन को जो है अधिक से अधिक रखा जाता है और जो लागतें हैं वो कम की जाती हैं। कैसे? अगर मशीनों द्वारा कार्य किया जाएगा तो एक बार मशीन ला दी, अगली बार 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 लाने की ज़रूरत नहीं है, श्रम भी बचेगा और जो है मजदूरी देनी पड़ेगी वो भी कम देनी पड़ेगी और काम भी आपका जल्दी हो जाएगा। लास्ट है सरल नियंत्रण। प्रबंधन की इस विधि को अपनाकर प्रबंधन संपूर्ण उपक्रम पर आसानी से नियंत्रण की स्थापना कर सकता है। देखिए, अब दूर मतलब उच्च स्तर का प्रबंध है, अगर उसे कभी नीचे स्तर के, निम्न स्तर के या मध्य स्तर के देखने का, वो नियंत्रण किस प्रकार करेगा? नियंत्रण आज का टेक्नोलॉजी ने, देखिए, कहीं पे वो लगा दिए, कैमरे होते हैं, कैमरे हर जगह लगा दिए गए हैं। इससे क्या होगा, कोई श्रमिक या कर्मचारी क्या कार्य कर रहा है या नहीं कर रहा, उस पर क्या है कंट्रोल रखा जा सकता है। किससे? कैमरा लगा दिया, यानी किससे? वैज्ञानिक तरीके से। अगर इसको इस वैज्ञानिक तरीके से किया जाए कार्य, तो उस पर नियंत्रण रखना जो है आसान हो जाता है। अगला है मधुर संबंधों का विकास। अगला मधुर संबंधों का विकास। प्रबंध की यह विधि श्रमिकों एवं प्रबंधकों के मध्य मधुर मानवीय संबंध एवं सहयोग को विकसित करती है। देखिए, वैज्ञानिक प्रबंध में क्या होता है, जो श्रमिक होते हैं और जो प्रबंधक होते हैं उनके बीच किस तरह का मधुर संबंध होता है। क्यों? सारी मतलब वो काम जो हो रहे हैं वो टेक्निकल तरीके से हो रहे हैं, तो श्रमिकों की उसमें गलती नहीं होगी। क्या है? कार्य तो टेक्निकल चीज़ों की वजह से, मतलब वैज्ञानिक चीज़ें, साइंटिफिक तरीका अपना रहे हैं वो, तो क्या होगा, उनके बीच मधुर संबंध स्थापित होंगे। और अगला है दायित्व का विभाजन। अगला है हमारा दायित्व का विभाजन। वैज्ञानिक प्रबंध में श्रमिक एवं प्रबंध अधिकारियों में समान रूप से कार्य एवं उत्तरदायित्व का विभाजन किया जाता है। अगर साइंटिफिक मैनेजमेंट होगा तो सभी लोगों को बराबर कार्य दे दिया जाएगा। पहले तो मतलब इसमें क्या होता है, क्रमबद्ध ज्ञान होता है। क्या होता है? क्रमबद्ध ज्ञान की बराबर सभी को बराबर लिख के रख लिया जाता है, सारे कार्य को लिख के रख लिया जाता है कि इसको इतना कार्य देना है, इसको इतना कार्य, यानी कि समान रूप से इसमें विभाजन हो जाता है। यानी कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो सभी को बराबर रूप से दे दी जाती है। अगला है हमारा क्रमबद्ध नियोजित प्रबंध विधि। क्रमबद्ध नियोजित प्रबंध विधि। वैज्ञानिक प्रबंध एक नियोजित एवं क्रमबद्ध प्रबंध विधि है। यानी कि वैज्ञानिक जो प्रबंध होता है उसमें जो सारे प्लानिंग्स हैं वो पहले से ही कर ली जाती हैं। इनमें क्रमबद्ध ज्ञान होता है। क्या होता है? क्रमबद्ध ज्ञान। पहले से ही सब कुछ मैनेज होता है, सब कुछ पहले से ही लिखा हुआ होता है कि कार्य को इस तरीके से करना है। अपव्यय पर रोक। अपव्यय पर रोक।
वैज्ञानिक प्रबंध द्वारा श्रमिकों के श्रम तथा सामग्री के अपव्यय पर रोक लगाई जा सकती है। इस साइंटिफिक मैनेजमेंट अगर होगा तो श्रमिकों का कार्य बचेगा। क्यों? वो अगर मैंने बताया अभी आपको कि गड्ढा खोदने के लिए फावड़े का इस्तेमाल करेंगे तो इससे क्या होगा, श्रम मेहनत उनकी ज़्यादा लगेगी। अगर जेसीबी का उपयोग होगा तो वहाँ क्या होगा, उनकी श्रम का जो है बचत होगा और फिर उनके अपव्यय पर भी जो है रोक लगेगी। लास्ट है हमारा विशिष्टीकरण। यानी कि कार्य को बांटना या विभाजन करना। वैज्ञानिक प्रबंध के अंतर्गत श्रम विभाजन एवं विशिष्टीकरण पर विशेष बल दिया जाता है। यानी कार्य जिसका है जिसमें वो योग्य है, जिस काम के लिए वो योग्य है तो उसी को वो कार्य सौंपना, यानी कि कार्य का विभाजन करने पर इसमें बल दिया जाता है। अब हम देखेंगे वैज्ञानिक प्रबंध के उद्देश्य कि जो वैज्ञानिक प्रबंध के उद्देश्य क्या क्या हैं। कचरे का उन्मूलन क्या है? कचरे का उन्मूलन संसाधनों और विनिर्माण के तरीकों के उपयोग में कचरे का उन्मूलन। आजकल जो है कचरे से बहुत चीज़ें बनाई जाती हैं। आपने देखा होगा कि कचरे मतलब कबाड़ा वगैरह बेचने वाले मतलब लेने आते हैं वो लोग, तो वो फेंकने के लिए तो नहीं लेके आते, वो अपन को पैसे दे के जाते हैं। वो कुछ ना कुछ तो उसका यूज़ होता होगा तभी वो लेके जाते हैं। इसमें क्या है उद्देश्य इसका, क्या है, जो कचरा बचता है उससे विनिर्माण, यानी कि उन कचरे के द्वारा नई चीज़ें बनाई जाएं। सही काम के लिए सही व्यक्ति श्रमिकों के वैज्ञानिक चयन और प्रशिक्षण के माध्यम से सही नौकरियों पर सही व्यक्तियों का प्लेसमेंट। अगर देखिए, अगर साधारण प्रबंध होगा तो नॉर्मली वो पूछेगा आपसे, कोई आप काम करने के लिए जाओगे तो वो नॉर्मली अगर पूछ लेगा आपसे कि ये आता है, ठीक है। अगर देखिए वहीं अगर साइंटिफिक मैनेजमेंट, वहीं अगर वैज्ञानिक प्रबंध होगा तो पहले आपको डायरेक्ट उसमें भर्ती नहीं किया जाएगा। सबसे पहले आपको कोई वो या तो एग्ज़ाम करवा लेंगे आपसे कि अगर आप उसमें लिख लोगे तभी आप उस संस्था में, आप उस कंपनी में काम कर पाओगे। यानी कि साइंटिफिक तरीके से चयन करना उनका। अगला है प्रोत्साहन मजदूरी। श्रमिकों की दक्षता के लिए मजदूरी भुगतान से संबंधित, अर्थात कुशल श्रमिकों को उच्च दरों पर वेतन देना। देखिए अगर कोई श्रमिक उसकी दक्षता के हिसाब से अगर वो अच्छा कार्य करता है तो उसे क्या एक्स्ट्रा वेतन देना चाहिए या एक्स्ट्रा पारिश्रमिक उसको अच्छा देना चाहिए, जिससे क्या होगा, प्रोत्साहन होगा। क्योंकि कोई मान लीजिए कि एक व्यक्ति है, उसने अधिक काम किया, उसने अच्छा काम किया तो उसको क्या होगा, उसको तारीफ़ करेगा बड़ा जो अधिकारी होगा, जो बड़ा प्रबंधक होगा वो उसकी तारीफ़ करेगा। तो क्या होगा, उससे तारीफ़ भी करेगा, उससे उसका मोटिवेशन बढ़ेगा और फिर उसको मजदूरी भी ज़्यादा दी जाएगी। उससे क्या होगा, उसका फिर मोटिवेशन बढ़ेगा। तो जो संस्था में जो लोग कर्मचारी काम कर रहे हैं, जो श्रमिक कार्य कर रहे हैं, तो क्या होगा, वो लोग भी उसको देखेंगे तो वो अच्छी तरीके से कार्य करेंगे कि हमें भी सैलरी अच्छी मिलेगी, तो वो कार्य को ज़्यादा करेंगे। यानी कि प्रोत्साहन मजदूरी।
प्रोत्साहन मजदूरी देना, यानी कि उनको उनमें मोटिवेशन आ जाता है, कार्य को वो अच्छी लगन से निष्ठा से करने लगते हैं। अब हम देखेंगे वैज्ञानिक प्रबंध की तकनीकें। क्या वैज्ञानिक प्रबंध की तकनीकें? फर्स्ट है हमारा क्रियात्मक फॉर्मेनशिप। क्या है? क्रियात्मक फॉर्मेनशिप। टेलर ने पर्यवेक्षण तथा निर्देश के लिए कार्यात्मक फॉर्मेनशिप का सिद्धांत प्रतिपादित किया, यानी कि सभी अलग अलग कार्य को करेंगे, कोई निर्देश देगा। मतलब इन्होंने दो कार्य बनाए हैं, एक नियोजन और एक उत्पादन के लिए। इसके अंतर्गत 8 नायक योजना होते हैं और 4 नियोजन कार्य के लिए और 4 संचालन कार्य के लिए। वो हम देखते हैं आगे। कारखाना प्रबंधक। या कारखाना प्रबंधक जो है उनमें कौन कौन है? एक होंगे अपने नियोजन अधिकारी और दूसरे होंगे उत्पादन अधिकारी। पहला है नियोजन अधिकारी, उत्पादन अधिकारी दूसरा। इनमें क्या 4 नायक बनाए गए कि ये कार्य को नियोजन की चीज़ों को कौन देखेगा? नियोजन अधिकारी। उत्पादन का जो भी सामान हो, जो भी चीज़ें होंगी वो कौन देखेगा? उत्पादन अधिकारी। तो इनमें क्या है 4 लोग डिवाइड कर दिए, 4 हिस्सों में दोनों को डिवाइड कर दिया गया, यानी कि 8 तरीके, 8 कार्य विभाजित करे। इनमें नियोजन अधिकारी में निर्देश कार्य क्लर्क, मार्ग या कार्यक्रम क्लर्क, समय एवं लागत क्लर्क और अनुशासक। इसमें है गति नायक, टोली नायक, मरम्मत नायक, निरीक्षक। ये सब जो है श्रमिकों के लिए कार्य करते हैं, श्रमिकों के लिए कार्य देते हैं। इनको हम डिटेल में देखते हैं। नियोजन अधिकारी, नियोजना अधिकारी को हम देखेंगे। निर्देश कार्य क्लर्क का कार्य क्या होता है? कार्य के साधारण अनुदेशों के लिए उत्तरदायी, यानी निर्देश कार्य क्लर्क क्या करता है? निर्देश देता है, निर्देश जो भी है बनाएगा वो और फिर वो उन्हें देगा, निर्देश के लिए उत्तरदायी है। दूसरा है मार्ग कार्यक्रम नायक, कार्य करने के लिए चरणों के क्रम को निर्धारित निश्चित करना। क्या कार्य किस ढंग में होंगे, किस चरण में होंगे, या पहला काम ये होगा, दूसरा ये होगा, मतलब क्रमबद्ध करना। कोई चरण होना, मतलब किस चरण में, कितने चरण में इस कार्य को किया जाए और किस तरीके से इसे पूरा किया जाए, तो इसके लिए कौन उत्तरदायी होगा? कार्यक्रम नायक। तीसरा है समय एवं लागत क्लर्क, कार्य के समय तथा लागत को निर्धारित करता है। जो समय एवं लागत क्लर्क है वो क्या करता है कि कार्य करने में कितना समय लग रहा है और कितनी लागत लग रही है, इसको वो निर्धारित करता है। लास्ट है अनुशासक, व्यवस्थित और क्रमबद्ध ढंग से कार्य के लिए उत्तरदायी। क्या? अनुशासक कि जो डिसिप्लिन से कार्य हो रहे हैं, कोई संस्था है उसमें क्या करेगा? उसमें देखेगा कि कार्य जो क्रमबद्ध तरीके से बनाए गए हैं, कार्य उसी प्रकार से हो रहे हैं या नहीं, सारे जो कर्मचारी हैं, जो श्रमिक हैं, वो अपना अपना कार्य सही ढंग से कर रहे हैं या नहीं, अनुशासित रूप से वो रह रहे हैं या नहीं। अगला है उत्पादन अधिकारी। अगला है उत्पादन अधिकारी। पहला था गति नायक। गति नायक का अर्थ कार्य के समय पर पूरा होने की सुनिश्चित करना। क्या गति नायक क्या का काम है कि कार्य समय पर पूरा हो रहा है या नहीं, ये देखना। टोली नायक सभी मशीनों, उपकरणों और दूसरे संसाधनों की व्यवस्था करना। टोली नायक क्या करता है? जितनी भी संस्था में मशीनों की, उपकरणों की ज़रूरत पड़ेगी वो उनकी व्यवस्था करेगा। अगर खराब है तो वो दूसरी लाएगा। उनकी व्यवस्था करने का क्या काम, किसका काम रहेगा? टोली नायक का। थर्ड है मरम्मत नायक। कंपनी में अब मशीनें, उपकरण ये लगातार चलते तो नहीं रहेंगे, खराब भी होंगे, तो एक मरम्मत नायक भी इसमें रखा गया। उन्होंने मरम्मत नायक भी इसमें रखा। मशीनों एवं उपकरणों को कार्य करने की स्थिति में रखता है। अगर खराब हो रही हैं तो उनकी मरम्मत करवाएगा या करता है। अगला है निरीक्षण।
उत्पादन के गुणवत्ता नियंत्रण का निरीक्षण करता है। कोई उत्पाद अच्छा है, सही है, लाभदायक है या नहीं, कोई उससे हानि तो नहीं हो रही, उसका नियंत्रण कौन करता है? निरीक्षण नायक। यानी ये 8 नायक हैं जो F.W. टेलर ने बताए हैं। अगला है कार्य का मानकीकरण एवं सरलीकरण। कार्य का मानकीकरण एवं सरलीकरण। कार्य के मानकीकरण का आशय मानक उपकरणों, विधियों, प्रक्रियाओं को अपनाने तथा आकार, प्रकार, गुण, वजन, मापों आदि को निर्धारित करने से है। यानी कि किसी वस्तु का माप कितना है, उनका गुण क्या है, प्रकार, आकार, ये सब निश्चित करना किसका कार्य रहेगा? कार्य एवं मानकीकरण सरलीकरण। इससे संसाधनों की बर्बादी कम होती है तथा कार्य की गुणवत्ता बढ़ती है। कार्य को उत्पाद की अनावश्यक विविधताओं को समाप्त करके सरल बनाया जाता है। इस साइंटिफिक तकनीक जो वैज्ञानिक तकनीक है, इसमें क्या होगा? इसमें पहले से ही किसी वस्तु का गुण, आकार, रूप वगैरह सब चीज़ की पहले से ही जानकारी ले ली जाएगी, जिससे समय की बर्बादी भी कम होगी और वस्तुएं भी जो है कम फेंकेंगी। यानी अनावश्यक विविधताओं को समाप्त करके सरल बनाया जा सकता है। किसके द्वारा? वैज्ञानिक तकनीक के द्वारा। अगला है विधि अध्ययन। विधि अध्ययन यह एक कार्य को करने की विधियों से संबंधित होता है। किससे होता है? कार्य को करने की विधियों से। इसमें क्या होता है? विधि अध्ययन में बताया गया है कि कोई एक व्यक्ति मतलब कोई एक कार्य है, उसको अलग अलग ढंग से किया जाए, मतलब अलग अलग विधियों द्वारा उससे उस कार्य को किया जाए। इससे क्या होगा कि कार्य किस तरीके से अच्छा हुआ है, कौन सी विधि से कार्य अच्छा हुआ है। जिस विधि से कार्य अच्छा हुआ है तो वो क्या होगी? वो कार्य करने की सर्वोत्तम विधि होगी। उसी का इसमें विधि अध्ययन में बताया गया है। अगला है गति अध्ययन। अगला है गति अध्ययन। गति अध्ययन के अंतर्गत श्रमिकों तथा मशीनों द्वारा कार्य के दौरान की जाने वाली क्रियाओं या हरकतों का गहराई से अध्ययन किया जाता है। जैसे वस्तुओं को उठाने, रखने, पकड़ने, दबाने, घुमाने, जोड़ने आदि के लिए की गई हरकतों का अध्ययन किया जाता है। यानी कोई वस्तु, कोई श्रमिक कितना हिलडुल रहा है, कितना वो कार्य कर रहा है, उस सब का क्या गति अध्ययन में उसमें देखा जाता है। इसमें से उन क्रियाओं को समाप्त किया जाने का प्रयास किया जाता है जो अनावश्यक होती हैं। अभी बताया मैंने कि कोई गड्ढा खोदना है श्रमिक को, तो वो फावड़े का क्यों यूज़ करे, क्यों उसका इस्तेमाल करे। जब जेसीबी से काम हो जाएगा तो फालतू वहाँ पे श्रम ना लगाए, फालतू की जगह मेहनत ना करते हुए वो दूसरी जगह दिमाग लगाए। इससे क्या होगा? समय की बचत होगी। अनावश्यक चीज़ों पे कम ध्यान देना इसमें बताया गया है गति अध्ययन में। अगला है समय अध्ययन। अगला है समय अध्ययन। समय अध्ययन में क्या होगा? समय अध्ययन के अंतर्गत यह निश्चित किया जाता है कि किसी एक कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा। इसे प्रमाणित या मानक समय कहा जाता है। यानी कि ये देखना, यानी कि वो कार्य देखना कि किस कार्य में कितना समय लग रहा है, इसका अध्ययन किस में किया जाता है? वैज्ञानिक तकनीक में इसका कार्य किया जाता है। इसका उद्देश्य श्रम लागत का अनुमान लगाना। इसका उद्देश्य श्रम लागत का अनुमान लगाना, वांछित श्रमिकों की संख्या का निर्धारण करना एवं उपयुक्त प्रेरणा योजना का निर्धारण करना। ये देखना कि कार्य को कितने समय में पूरा किया जा रहा है, कितने श्रमिक इस पर कार्य कर रहे हैं, श्रमिकों की संख्या का निर्धारण करना और वांछित श्रमिकों की संख्या निर्धारण करना एवं उपयुक्त प्रेरणा योजना का निर्धारण, यानी कि उनको मोटिवेशन करना कि वो कार्य को सही समय पर अपना पूरा करें।
अगली वैज्ञानिक तकनीकी में आती है, किसका अध्ययन किया जाता है? थकान अध्ययन का। यदि श्रमिक लगातार कार्य करता है तो उसे शारीरिक एवं मानसिक थकान आने लगती है। इससे यह तय किया जाता है कि मध्यांतर कितनी बार एवं कितने समय के लिए हो, ताकि कर्मचारी उचित प्रकार से कार्य कर सके। देखिए, अगर हम एक कार्य को बार बार करते जाएंगे तो हम उसमें बोरिंग लगने लगता है, वो कार्य क्या हमें बोरिंग लगने लगता है। एक सब्जेक्ट को जब हम पढ़ते हैं तो वो हमने पढ़ लिया, कुछ समय के लिए अच्छा लगा, फिर हम पढ़ते बार लगातार उसे पढ़ते रहते हैं, बोर हो जाते हैं। उसी प्रकार इसका है कि एक कार्य को इसमें बार उनको ना दिया जाए। इससे क्या होगा, मानसिक तरीके से वो बोर हो जाएगा, उसे थकावट हो जाएगी। तो उसमें ये देखना कि इसमें देखा जाता है कि व्यक्ति को कितना उसने कार्य कर लिया और मतलब कितने उसके बाद उसे कितने काम के बाद उसे थकावट होने लगी है। किसका अध्ययन किया जाता है इसमें? थकान अध्ययन का। अगला है विभेदात्मक कार्य मजदूरी प्रणाली। क्या होता है इसमें? यानी कि सभी मजदूरों को अलग अलग मजदूरी देना। कोई अगर ज़्यादा काम कर रहा है तो उसे ज़्यादा मजदूरी देना, कोई कम काम कर रहा है तो उसे कम मजदूरी देना। देखते हैं, यह मजदूरी भुगतान की एक ऐसी विधि है जिससे श्रमिकों को उनकी कार्य क्षमता के अनुसार भुगतान किया जाता है। यानी कि जितना काम करेंगे उसके अनुसार उन्हें भुगतान मिलता है। मानक स्तर या तक या अधिक कार्य करने वाले श्रमिकों को अधिक तथा मानक स्तर से कार्य करने वाले श्रमिकों को कम पारिश्रमिक मिलता है। जितना काम उन्हें दिया गया है, अगर उससे वो ज़्यादा कार्य करते हैं तो उन्हें पारिश्रमिक ज़्यादा मिलता है, अगर उतना ही करते हैं तो उन्हें कम मिलता है। बराबर मिलेगा, कम करेंगे तो उन्हें कम मिलेगा। आज ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्लास में हम प्रबंध के सिद्धांत और वैज्ञानिक सिद्धांत से रिलेटेड MCQ सारे क्वेश्चंस लगाएंगे। तो सब्सक्राइब किया नहीं हो अभी तक आपने तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं लगातार इसी टॉपिक पर आपको वह सामान्य प्रबंधन की अच्छे से अच्छी क्लास आपके लिए लाती रहती हूँ। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाइए। वहाँ पर हमने सारी PDF अपलोड करवा दी है। ये PDF भी मैं आपको अपलोड वहाँ पर करवा दूँगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। मिलते हैं अगली क्लास में।